हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का आज का चैप्टर है वेव एंड साउंड, तरंग और ध्वनि। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी बातों को अध्ययन करेंगे, जैसे तरंग गति, और इसी के अंतर्गत हम लोग तरंग दैर्घ्य, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, आयाम, ये सब के बारे में जानेंगे। और श्रव्य ध्वनि तरंग क्या है, अपश्रव्य ध्वनि तरंग क्या है, ये सब हम लोग आज ही अध्ययन करने वाले हैं। प्रश्रव्य ध्वनि तरंग, प्रश्रव्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, कैंसर के उपचार में क्या चीज़ का उपयोग किया जा रहा है, टूटी हड्डियों की जांच में किसका उपयोग किया जा रहा है, ये सब हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी इसके झा सर की किताब के चैप्टर हैं वो करवा दिया गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं या रिवीजन के तौर पे भी एक बार देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग आज का अपना शुरू करते हैं। पहले बोला जा रहा है तरंग। तरंग समझते हैं, क्या है तरंग, किसको बोलेंगे तरंग गति। तो बोला जा रहा है कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं तथा विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग कहते हैं। तो पहले समझते हैं हम लोग विक्षोभ। विक्षोभ क्या है? जैसे कि ये जल है ना, और इसमें कोई पत्थर मारा, तो पत्थर मारने पे जो उत्पन्न होता है इसी को बोलेंगे पत्थर मारने पे उसके चारों तरफ गोलाकार आकृति को जो उत्पन्न होता है उसको बोलेंगे विक्षोभ। और यही विक्षोभ जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तरंग गति बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, शांत जल में पत्थर का टुकड़ा मारने पर उत्पन्न विक्षोभ का होना। और कोई रस्सी, देखिए रस्सी को एक सिरे से पकड़कर झटकने पर विक्षोभ का होना। कोई रस्सी पकड़े हैं, उसको अचानक से झटकते हैं तो ये जो उत्पन्न हो रहा है इस तरह का, ये भी विक्षोभ है। और इस विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ही बोलेंगे तरंग। तो आप लोग तरंग समझ चुके होंगे। अब समझते हैं तरंग दैर्घ्य। अब समझते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य क्या है? इसमें बताया गया कि किसी कण को एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। हम लोग आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कि दो लगातार श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य। ये आपका ये उत्पन्न हो रहा है तो ऊपर वाला इसको बोलेंगे श्रृंग, ठीक है। ऊपर वाले को श्रृंग बोला जाता है और गर्त नीचे वाले को, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि दो लगातार श्रृंग, या तो इस श्रृंग से इस श्रृंग के बीच दो लगातार श्रृंग, या तो दो लगातार गर्त, या इस गर्त के बीच, इसकी दूरी को क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य, ठीक है, वेवलेंथ। ये आ गया। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है मीटर और तरंग दैर्घ्य का व्यवहारिक मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाता है 10⁻⁻10 मीटर। अब हम लोग समझते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम किसको बोलेंगे? तो दोलन करने वाली वस्तु को अपनी माध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। आयाम को ए से व्यक्त किया जाता है। आयाम किसको कहेंगे? तो महत्तम विस्थापन। आयाम जैसे आए तो हम लोगों को याद रखना है महत्तम विस्थापन। अब समझते हैं आयाम किसको कहेंगे। जैसे कि आयाम किसको कहेंगे वो समझिए। जैसे कि ये उत्पन्न हो रहा है ना इस तरह से, जैसे आगे वाले फिगर में दिखाया गया है। तो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी ये हो गया क्या? तरंग दैर्घ्य। और महत्तम विस्थापन कहाँ पे? सबसे ये महत्तम विस्थापन ये या ये क्या, जहाँ पे ज़्यादा ऊंचा जा रहा है तो इसको बोलेंगे आयाम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? आयाम बोलेंगे। अब समझते हैं तरंग चाल। तरंग चाल में बताया गया है तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को तरंग चाल कहते हैं। ये जो तरंग उत्पन्न हुआ रस्सी को झटकने से, है ना, या पानी में पत्थर डालने से, उसी को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को बोलेंगे तरंग चाल। और इसका फार्मूला होता है भी, है ना। तरंग चाल को हम लोग, तरंग का वेग को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। भी बराबर हो जाता है n लैम्डा।
जहाँ एन एन क्या हो गया, एन बराबर आवृत्ति हो गया, जहाँ एन बराबर हो गया आवृत्ति। और लेम्डा को किससे सूचित करते हैं, तो लेम्डा को सूचित करते हैं तरंगदैर्घ्य से। लेम्डा हो गया तरंगदैर्घ्य और टी हो गया आवर्तकाल, और भी बराबर होता है लेम्डा बटा टी। और ध्वनि में होता है, ध्वनि में चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आवर्तकाल किसको बोलेंगे, तो आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है ना, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। अब देखते हैं तरंग का प्रकार। तो तरंग को दो भागों में बांटा गया है, एक दोलन के आधार पे और एक माध्यम के आधार पे, ठीक है। दोलन के आधार पर तरंग गति की दिशा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर तरंग को दो भागों में बांटा गया। दोलन के आधार पे भी दो भागों में बांटा गया, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्घ्य तरंग। और देखते हैं माध्यम के आधार पे, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर भी तरंग को दो प्रकार, ऐसे तरंग को दो भागों में बांटा गया, एक दोलन के आधार पे, ये हो गया दोलन के आधार पे, ये हो गया माध्यम के आधार पे, ठीक है। बस ऐसे शॉर्टकट में ही याद रखना है। दोलन में तरंग को दो प्रकार के में बांटा गया, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्घ्य तरंग। और माध्यम के आधार पे भी तरंग को दो भागों में बांटा गया है, एक यांत्रिक तरंग और एक विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग जैसे ही याद आएगा हम लोगों को दिमाग में ये ले आना है कि अनुप्रस्थ यानी जिगजैग, टेढ़ा, ठीक है। अनुप्रस्थ कैसी तरंगे है, तो टेढ़ा। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, क्या किसको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग, तो वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जैसे कि जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, रस्सी को झटकने पर जो उत्पन्न तरंग हो रही है, ये सब क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। रस्सी को झटकते हैं तो इसी तरह का तरंग उत्पन्न हो रहा है ना, जिगजैग। अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्तों का निर्माण होता है। अनुप्रस्थ तरंग में जब टेढ़ा इस तरह से जाएगा, इसी में श्रृंग और गर्त का निर्माण हो गया, ये हो गया गर्त और ये हो गया श्रृंग, ठीक है। दो पास पास वाले श्रृंग या दो पास पास वाले गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे हम लोग अभी देखे थे। अनुप्रस्थ तरंग ठोस एवं द्रव की ऊपरी सतह पर जा सकती है। क्या अनुप्रस्थ तरंग किस में उत्पन्न हो सकता है, ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह पर हो सकती है उत्पन्न। द्रव एवं गैस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसमें बोला जा रहा है द्रव और गैस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं किया जाता। इसमें ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर तो दिया गया है, लेकिन द्रव की सिर्फ ऊपरी सतह पे ही अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन निचली सतह पे नहीं। अब समझते अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य आएगा यानी इससे समझना ये सीधा वाली तरंग है, सीधा। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर, ठीक है, समानांतर यानी सीधा कंपन करते हैं, उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे स्प्रिंग का कंपन, स्प्रिंग आप लोग देखे होंगे, पहले वाले पेन भी आता था, उसमें स्प्रिंग रहता था। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग कैसा है, तो ये भी है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न तथा विरलन का निर्माण होता है। संपीड़न वाले स्थान पर दाब और घनत्व अधिक होता है, जबकि विरलन वाले स्थान पर दाब और घनत्व क्या होता है, कम होता है। यह तरंग सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। यह अनुदैर्घ्य तरंग है जिसको हम लोग सभी माध्यम में उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम लोग दोलन के आधार पे एक अनुप्रस्थ तरंग देख लिए और एक अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में याद रखना है कि अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग कौन है, प्रकाश, और अनुदैर्घ्य है ध्वनि। अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग। अब क्या देखते हैं हम लोग, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, ठीक है, ये माध्यम के आधार पे था ना। यांत्रिक तरंग क्या था, माध्यम के आधार पर एक यांत्रिक तरंग था और एक विद्युत चुंबकीय तरंग था, विद्युत चुंबकीय तरंग था। ये दोनों माध्यम के आधार पर तरंगे बनाई गई है। हम लोग देखते हैं अब यांत्रिक तरंग।
तो यांत्रिक तरंग वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती है। किसको कहेंगे? जिसको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत हो उसको बोलेंगे यांत्रिक तरंग। जैसे जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे, ये तरंगे अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्ध्य भी। बोला जा रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तरंगे अनुदैर्ध्य ही हो, अनुप्रस्थ भी हो सकता है ये तरंगे। प्रत्यास्थता तथा जड़त्व के कारण यांत्रिक तरंगों का किसी माध्यम में संचरण संभव होता है। कि बोला जा रहा है कि प्रत्यास्थता तथा जड़त्व के कारण ही यांत्रिक तरंगों का किसी माध्यम में संचरण संभव है। ध्वनि या दाब या तरंग या प्रत्यास्थता यांत्रिक का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। बाद बाकी प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऊष्मीय विकिरण, विद्युत धारा, ये सब का वेग हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि का वेग, दाब का वेग, दाब तरंग का वेग, प्रत्यास्थता, ये सब का होता है 332 मीटर पर सेकेंड। और इसके अलावा जितना भी आएगा ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण किया गया है, 3 भागों में यांत्रिक तरंगों को बांटा गया है। श्रव्य ध्वनि तरंग, अपश्रव्य ध्वनि तरंग और पराश्रव्य ध्वनि तरंग। श्रव्य ध्वनि तरंग, अपश्रव्य ध्वनि तरंग और पराश्रव्य ध्वनि तरंग। इसमें बोला गया है यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग को ध्वनि तरंग कह सकते हैं, कहते नहीं है, कह सकते हैं, परंतु सभी यांत्रिक तरंगों को ध्वनि नहीं सुना जा सकता। इसी आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया। श्रव्य ध्वनि तरंग में क्या है? जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, इन्हें श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। यह मनुष्यों द्वारा सुना जा सकता है। किसको बोलेंगे श्रव्य ध्वनि तरंग? तो जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहेगी उसको बोलेंगे श्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है, किसको? जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहेगी उसको बोलेंगे श्रव्य ध्वनि तरंग। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, ये बहुत लंबा चैप्टर है तो एक पार्ट में ख़त्म नहीं हो सकता है, मतलब हो सकता है लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और आप लोगों से ये कहना था कि आप हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। अब देखते हैं अपश्रव्य ध्वनि तरंग। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है ना, अतः उन्हें मनुष्यों द्वारा नहीं सुना जा सकता, ये बोलेंगे अपश्रव्य तरंग। जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको बोलेंगे अपश्रव्य तरंग और इसको मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। ठीक है, अपश्रव्य तरंगे बड़े ध्वनि स्रोत या वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है। अपश्रव्य तरंगे कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ, गेंडा, हाथी, व्हेल, दरियाई घोड़ा इत्यादि जंतुओं द्वारा सुना जा सकता है। किसके द्वारा अपश्रव्य तरंग सुना जा सकता है? तो कुत्ता के द्वारा, बिल्ली, सांप, कछुआ, गेंडा, हाथी, व्हेल, दरियाई घोड़ा, ये सब जंतुओं के द्वारा सुना जाता है। जैसे भूकंप, ये भी है जो अपश्रव्य ध्वनि तरंग ही है। भूकंप के समय से जो पृथ्वी से तरंग उत्पन्न होती है ये भी अपश्रव्य ध्वनि तरंग ही। इसीलिए कुत्ता को है जो पहले पता चल जाता है भूकंप आने से पहले, क्योंकि वो अपश्रव्य तरंगे सुन पाता है। हृदय और चुंबक के कंपन से अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। अब देखते हैं प्रश्रव्य तरंग। तो प्रश्रव्य तरंग जिसकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को प्रश्रव्य तरंग कहते हैं। किसको कहेंगे? जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो उसको बोलेंगे प्रश्रव्य तरंग। ठीक है, यह भी मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, ये भी कोई भी मनुष्य नहीं सुन सकता। सर्वप्रथम गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की सीटी द्वारा उत्पन्न की। प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने उत्पन्न की? तो एक गाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक विशेष प्रकार की सीटी द्वारा प्रश्रव्य तरंगे उत्पन्न किया। आजकल इसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के दोलन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आजकल इसको प्रश्रव्य तरंगों को किससे उत्पन्न किया जा रहा है? तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा और
क्वार्ट्ज क्रिस्टल के दोलन के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। अधिक आवृत्ति व कम तरंगदैर्घ्य होने के कारण इनमें अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है। अपश्रव्य ध्वनि सुन सकने वाले जानवर हैं कौन कौन? तो गैंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी, व्हेल, अष्टबाहु, कबूतर, ये सब। और इम्पॉर्टेंट में 3 है, चमगादड़, डॉल्फिन और परपोसेंसेस। ये तीनों भी आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसमें नहीं दिया गया है। प्रस्रव्य तरंगे चमगादड़ भी उत्पन्न करता है, चमगादड़, और डॉल्फिन मछली भी है जो प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न करती है। और एक और जानवर है परपोसेंस, ठीक है, ये भी है जो प्रस्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। तो प्रस्रव्य ध्वनि तरंग ये 3 प्रकार के थे। हम लोगों का यांत्रिक ध्वनि को ध्वनि तरंग कहते हैं, परंतु सभी यांत्रिक तरंगों की ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है। इसी के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया था, श्रव्य ध्वनि तरंग, अपश्रव्य ध्वनि तरंग और प्रस्रव्य ध्वनि तरंग। श्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और अपश्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता। और प्रस्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब प्रस्रव्य तरंगों का हम लोग बहुत जगह उपयोग भी करते हैं। कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं? तो समुद्र की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति को पता लगाने के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग सोनार, इसको शॉर्टकट फॉर्म में सोनार की सहायता ली जाती है। समुद्र की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने में सोनार की सहायता ली जाती है। इसका प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। और सोनार का हम लोग का पूरा, इसका कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है। तो सोनार क्या है? तो एक युक्ति है, ठीक है, यह एक युक्ति है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग से समुद्र की गहराई, जल में किसी वस्तु का पता लगाने में करते हैं, ठीक है। समुद्र की गहराई में जल में किसी वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें में प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे गठिया रोग है ना, गठिया रोग, ये सब के इलाज में, संकेत भेजने में, ये सब क्या है? प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग है, ठीक है। संकेत भेजने में, उद्योगों में मशीन के पुर्जे व चिमनियों में जमी कालिख को साफ करने में भी प्रस्रव्य ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। कृषि में कीटों को नष्ट करने में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जा रहा है। ईसीजी में भी, इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट का चेकअप है। अल्ट्रासोनोग्राफी में जैसे भ्रूण जांच, पथरी, ट्यूमर इत्यादि को चेकअप करने में, गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। और किस चीज़ में उपयोग किया जाता है? और उपयोग किया जाता है जीवाणुनाशक के रूप में, तथा गठिया के इलाज में। कुछ जंतु जैसे डॉल्फिन, चमगादड़ इन तरंगों को सुन लेते हैं, प्रस्रव्य तरंगों को। चमगादड़ तो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकता है ना। चमगादड़ उच्च तारत्व के प्रस्रव्य ध्वनि से अपने शिकारों को खोजता और अपना रास्ता निर्धारित करता। अभी हम लोग देखे थे कि चमगादड़ भी जो है वो प्रस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। तो चमगादड़ जो है ये अपने उच्च तरत्व के प्रस्रव्य ध्वनि से अपने शिकारों को खोजता भी है और अपना रास्ता भी निर्धारित कर लेता है। प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। अब हम लोग यांत्रिक तरंगे देखें। अब हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। अब क्या देखेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इस तरंग को सर्वप्रथम किसने बताया? तो मैक्सवेल ने। इस तरंग को सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया। किसे कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग? तो वैसी तरंग जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है, ठीक है। किसको बोलेंगे? जिनको संचरण के लिए यानी चलने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है, उसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग रहेगी अनुप्रस्थ तरंगे रहेगी, यानी उसका कैसा रहेगा? संचरण टेढ़ा, जिगजैग की तरह। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं।
सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में इसका वेग। 1 मिनट। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? इन लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है। इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग को नग्न आँखों से देख सकते हैं? तो नहीं। अब हम देखते हैं विद्युत चुम्बकीय के प्रकार, और इससे जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रकार देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग के, और इसका खोज किसने किया, इसके बारे में क्या प्रमुख है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग बहुत ही प्रकार के होते हैं। गामा किरण, ये क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है। एक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग, ये सब क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग, ये सब सभी अगर आ जाए। परावैंगनी किरण किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन में दे देगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग, यांत्रिक तरंग, है ना, अपश्रव्य तरंग, ध्वनि तरंग, ये सब दे देगा। तो हम लोगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग लगाना है। अब देखते हैं गामा किरण। गामा किरण का खोज किसने किया? तो हेनरी बैकुलर ने। किसने किया है गामा किरण का खोज? तो हेनरी बैकुलर ने। और यह किरण रेडियो एक्टिव परमाणु के विखंडन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है गामा किरण? तो रेडियो एक्टिव परमाणु के विखंडन से। और इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। ठीक है, गामा किरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में। और एक बात और याद रखिएगा कि गामा किरण एक है जो आवेशहीन होती है। इस पे कोई किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है गामा किरण पे। आगे हम लोगों का एक्स किरण। एक्स किरण की खोज किसने किया? तो रोंटगन ने। किसने? रोंटगन ने। इन्हीं को सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रोंटगन को ही। क्यों दिया गया था? तो इन्होंने एक्स किरण की खोज किए थे 1901 ईस्वी में। ठीक है, यह अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को कठोर धातु पर टकराने से उत्पन्न होता है। यह कैसे उत्पन्न होता है एक्स किरण? तो अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का कठोर धातु पर टकराता है, तब जाकर एक्स किरण उत्पन्न होता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं टूटी हड्डियों की जांच में। ठीक है, टूटी हड्डियों के जांच में और मेटल डिटेक्टर में एक्स किरण का उपयोग करते हैं। जैसे मेटल डिटेक्टर मतलब जैसे मॉल स्टेडियम में हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग का चेकअप हुआ होगा। अगर आपके पास कुछ रहेगा तो वो साउंड उत्पन्न होगा, तो इसमें एक्स किरण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण की खोज क्या था? रिटर ने। किसने किया था परावैंगनी किरण का खोज? रिटर ने। यह किरण कहाँ से? सूर्य से आर्क स्पार्क, गर्म निर्वात स्पार्क और आयनित गैस द्वारा उत्पन्न होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में अदृश्य लिखाई। परावैंगनी किरण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में अदृश्य लिखाई में करते हैं। इसका नकली दस्तावेज का पता लगाने में परावैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है, तथा जल को कीटाणु रहित बनाने में भी परावैंगनी किरण का ही उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का खोज किया न्यूटन ने। किसने किया दृश्य प्रकाश का खोज? तो न्यूटन ने किया। और इसका ये है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, इसके गुण हैं। ठीक है, दृश्य प्रकाश का जैसे परावर्तन हम लोग देख भी पाते हैं कहाँ से? तो दृश्य प्रकाश के कारण के लिए ही, दृश्य प्रकाश के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। और परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब जो हैं दृश्य प्रकाश के प्रमुख गुण हैं। विद्युत बल्ब, आर्क लैंप, तापदीप्ति वस्तु, ये सब में दृश्य प्रकाश का उपयोग करते हैं। अब है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण का खोज क्या? हर्शेल ने। किसने किया अवरक्त किरण का उपयोग खोज? तो हर्शेल ने। इसके द्वारा उष्मा का संचरण होता है। सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक अवरक्त किरण द्वारा ही पहुंचता है। सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक उष्मा कैसे पहुंचता है पृथ्वी तक? सूर्य से उष्मा तो अवरक्त किरण द्वारा ही पहुंचता है।
और अवरक्त किरण का हम लोग उपयोग करते हैं कहाँ? कोहरे में, धुंध में, फोटोग्राफी हेतु, टेलीविज़न के रिमोट में, ये सब अवरक्त किरण का उपयोग है। ठीक है, और इसकी ये भी याद रखिएगा कि अवरक्त किरण जो है सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अवरक्त किरण सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब देखते हैं सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया। किसने किया सूक्ष्म तरंग की खोज? तो हेनरिक हर्ट्ज ने। इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। सूक्ष्म तरंग को लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। इसकी प्राप्ति निर्वात नलिका से प्राप्त की जाती है और इसका सूक्ष्म तरंग का उपयोग हम लोग रडार, उपग्रह, बेतार, ये सब संचार में, दूर संचार में करते हैं। रेडियो उपग्रह का उपयोग, ठीक है, उपग्रह में, रडार में, संचार में, दूर संचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। अब है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की खोज किया मार्कोनी ने। रेडियो तरंग का खोज किसने किया? तो मार्कोनी ने। यह बिजली और खगोलीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित होती है। कहाँ से उत्सर्जित होता है रेडियो तरंग? तो बिजली के द्वारा और खगोलीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित होता है और इसका उपयोग हम लोग करते हैं रेडियो में और दूरसंचार में उपयोग करते हैं रेडियो तरंग का उपयोग। तो इसे आप लोग एक बार और अच्छे से अपने तरफ से देख लीजिएगा ताकि ये आप लोगों को याद रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार हम लोग इसको फिर से देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको। गामा किरण का उपयोग है कैंसर के उपचार के लिए। एक्स किरण का खोज किया रोएंटजन ने। सबसे पहले इन्हीं को नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इसका उपयोग हम लोग करते हैं टूटी हड्डियों की जांच में, मेटल डिडक्शन में, ठीक है। परावैंगनिक किरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य से, आर्क से, है ना, गर्म चीज़ों से। और इसका उपयोग हम लोग नकली दस्तावेजों को पता लगाने के लिए करते हैं। जो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं उसे आप लोग याद ही रखिएगा। दृश्य प्रकाश देखने के लिए उपयोग, ठीक है। विद्युत बल्ब, आर्क लैंप, ये सब में इसका उपयोग है। अवरक्त किरण के द्वारा ही है जो हम लोगों को सूर्य से ऊष्मा हम लोगों तक पहुंच पाती है और इसका उपयोग करते हैं कोहरे, धुंध में, फोटोग्राफी हेतु, है ना, टेलीविज़न के रिमोट में अवरक्त किरण का ही उपयोग किया जाता है टेलीविज़न के रिमोट में। सूक्ष्म तरंग को बोलते हैं लघु रेडियो तरंग भी और इसका उपयोग रडार, उपग्रह, संचार, दूरसंचार में किया जाता है और इसका उपयोग माइक्रो ओवेन में भी किया जाता है, माइक्रो ओवेन, ठीक है। और रेडियो तरंग की खोज किया मार्कोनी ने। यह प्राप्त होता है बिजली और खगोलीय पिंडों द्वारा और इसका भी उपयोग रेडियो और दूरसंचार में करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। इसमें बोला गया है कि ये जो है, इसमें बोला गया है कि बाएं से दाएं जाने पर ऊर्जा, आवर्ती वेधन क्षमता घटती है जबकि बाद बाकी बढ़ता है। यूवी किरण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र और त्वचा कैंसर होता है। यूवी किरण से क्या होता है मानव पर? प्रतिरक्षा तंत्र और त्वचा कैंसर होता है। इसमें जो दिया गया है गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनिक किरण, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म किरण, है ना, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग। तो इसमें हम लोग ये याद रखेंगे कि बाएं से दाएं जाने पर, इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, ठीक है। तरंगदैर्घ्य क्या होगा? बढ़ेगा। यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका? रेडियो तरंग का, ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का। अब बाकी सब जितना भी चीज़ें हैं वो चाहे आवृत्ति हो, चाहे वेधन क्षमता हो, बाकी सब जितना भी चीज़ें हैं घटेगी बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य जो है बढ़ेगा, ठीक है। इसको ये ट्रिक दिया गया है गाये पद्री असु रेडिगा, ठीक है। गाये पद्री एक ट्रिक से समझाया गया है, गाये पद्री असु रेडिगा। तो अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा कि तरंगदैर्घ्य सिर्फ है जो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और बाकी जितना भी चीज़ें आवृत्ति, वेधन क्षमता, जो भी हो, ऊर्जा, सब बाएं से दाएं जाने पे घटेगा। यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा गामा किरण का और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगा रेडियो तरंग का। और यूवी से हम लोगों का क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होती है
और त्वचा कैंसर जो उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें बोला गया है यदि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है तो इस विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा E बराबर फार्मूला होता है h न्यू, इसको न्यू बोला जाता है, और हम लोगों का न्यू बराबर होता है C बाई लैम्ब्डा। लैम्ब्डा यानी तरंगदैर्घ्य हो गया। तो इसका बीमा हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, इसका बीमा निकल के आया mL/T⁻²। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें बचा हुआ है, जैसे कि ध्वनि है ना, ये सब चीज़ें, ये चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अपने तरह से भी देख लीजिएगा। तो हम इसका एक और पार्ट आएगा, अगला पार्ट। आज के लिए इतना ही था, हम लोग अगले वीडियो में यहाँ ध्वनि से चलेंगे, ध्वनि से देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।